ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस वीडियो को बताने जा रहे हैं उसका नाम है द्विघात। क्या नाम है? द्विघात। द्विघात समीकरण के नाम से आपके ये क्लास में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण होता क्या है? अगर हम इसका सबसे सिंपल अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण में सबसे बेसिक बात करें तो उसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है बेटा? ax स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ लगने वाले को कोफिशिएंट मतलब गुणांक हम लोग a मानते हैं, b के साथ x के साथ लगने वाले का गुणांक हम लोग b मानते हैं, और b जो बिना किसी गुणांक के होता है उसको हम लोग c मानते हैं। ठीक, ये आपके होते हैं और इसके दो मूल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? इसके दो मूल होते हैं। कौन कौन से मूल? एक मूल को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं और एक मूल को हम लोग बीटा मानते हैं। मूल का मतलब क्या है? इसका हल। मूल का मतलब क्या बेटा? मूल का मतलब होता है हल। मतलब अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल है। देखिए, इसके पावर कितना है? 2। तो इसका कम से कम 2 मूल हो सकता है, एक भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा 2 ही होगा, एक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इसका 1 मूल होगा और मैक्सिमम 2 मूल होगा। तो इनके मूल में 2 प्रकार के इनका जो निकला, तो मूलों का जब योग किया गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी -b/a आएगी। इसको आपको अभी इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए। क्या आएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो -b/a आएगी। कैसे आएगी इस पर अगर हम ये बता सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको इसको याद रखना ना, ये आता है एग्जाम में। इसी तरह अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा c/a। इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा कि आगे के जितने भी जो हम लोग प्रश्न करेंगे वो इसी पर आएगा। ठीक, तो ये सबसे बेसिक चीज़ें द्विघात के लिए आपको इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते ये चैप्टर ये टॉपिक जो है आपने ये जो टॉपिक है आपने उसमें पढ़ा होगा, किसमें? पॉलिनोमियल जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। तो चलिए, आपको द्विघात समझ में आ गया कि द्विघात का मतलब क्या होता है। जिसके कम से कम 2 घात हों ऐसे समीकरणों को हम लोग द्विघात कहते हैं और इसको हल करने की प्रक्रिया को समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको हल करने के 3 तरीके हैं। पहला सूत्र विधि, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, और दूसरा स्प्लिटिंग मेथड मतलब कि बीच के टर्म्स को तोड़कर करना। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 की हम बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि बताइए इनमें कौन सा क्वेश्चन जो है द्विघात है। द्विघात होने का मतलब है कि उसका पावर 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ ये है, लेकिन कैसे है? आपको कहीं स्क्वायर दिख नहीं रहा, रिजल्ट आपका स्क्वायर होना चाहिए। जैसे आप इसको अब देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे किससे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर आप तोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा। तो a की जगह पे आप एज्यूम करो तो a की जगह पर आपको दिख रहा है बेटा x, तो इसको आप लिखोगे x स्क्वायर। b की जगह एज्यूम करो तो b की जगह दिख रहा है बेटा 1, तो जहाँ b है वहाँ 1 रखना, जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ 1, प्लस 2 × x × 1, और इसकी वैल्यू 2 का ऐसा मल्टीप्लाई किए तो 2x, ये हो गया -6। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ हो गया x स्क्वायर, अब ये क्या हो गया बेटा? +1, और इधर कितना हो गया बेटा? +2x, इधर आपका हो गया 2x -6। अगर इक्वल के दोनों तरफ सब कुछ सेम है, प्लस इधर भी नंबर सेम है, तो डायरेक्ट आप काट सकते हो, कट जाएगा। अगर नहीं समझ में तो आप देखो इसको इधर भेजोगे तो आपका क्या होगा? x स्क्वायर +1 प्लस 2x, और ये -6 को भी इधर ला दो तो -6 लाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? +6 = 0। और सॉरी, यहाँ पे ये आएगा तो -2x और ये +6 = 0। तो देखो बेटा 2x से 2x आपका क्या हो गया बेटा? कट गया, तो आपका x² बराबर हो गया x² + 7
मतलब इसका घात कितना आया, 2 आया। जब हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व किया, जब हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया, तो हमारा आंसर देख रहे हैं कितना आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है बेटा पूर्ण रूप से कितना हमारा आंसर आया है, x+7 आया है। कितना आया है, x+7 x² + 7 आया है, जिसे हम कह सकते हैं यह पद जो है यह जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए तथ्य क्या है, इसका पावर कम से कम 2 आना चाहिए। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा आपको लग रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसीलिए हम हट जाते हैं ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकें। अब दूसरा इसी का प्रश्न कहें तो ये देखने में लग रहा है द्विघात है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा वाला भी बेटा द्विघात है, आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। देख लीजिए इसका दूसरा पार्ट देखिए, x² - 2x - 2 ब्रैकेट में 3 - x, ठीक है। तो आपका जो हो गया x² - 2x, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे -6 माइनस प्लस, और ये आपका हो गया बेटा 2x। कितना हो गया, 2x, ठीक है। आप देखो इधर, अब इधर देखो, इधर ये आएगा तो क्या होगा, x² - 22, और ये क्या हो जाएगा बेटा -2x, और ये इधर आकर हो जाएगा +6 बराबर 0। जिसके कारण क्या होगा, देखो बेटा सॉल्यूशन देख लो, आपका ये जो मैक्सिमम जो होगा ये आपका -2x रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आपका आंसर आ जा रहा है बेटा -6 इसमें जाएगा, कितना बचेगा 6 जाएगा इसमें से, -16 बराबर 0। समझ में आया। तो यह जो प्रश्न है, मतलब देखिए इसका अंतिम स्टेज क्या आ रहा है, 2 घात आ रहा है। अगर आप चाहो तो बिना सॉल्यूशन किए भी इसका आंसर देख सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपके अंदर जो है पहले से कुछ हैबिट होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है बेटा, आपने देखा कि यह द्विघात है। देखिए तीसरा वाला मैं कहूँ तो यह द्विघात नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर, चलिए देखते हैं द्विघात है कि नहीं। चैप्टर नंबर जो तीसरा पार्ट है इसका, वो दिया है बेटा x-2, और दूसरा दिया है x+1 बराबर x-1, और क्या दिया बेटा x+3, जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, ये आपको बताना है यह द्विघात है कि नहीं है। चलिए देखिए, यह मैं कह रहा हूँ कि ये द्विघात नहीं है। कैसे नहीं है बेटा, अब इस x का x से मल्टीप्लाई आपको पता होगा, पहले इस ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट हर नंबर से करेगा, x के साथ गुणा करेगा तो क्या बनाएगा, x² बनाएगा। फिर x इस 1 के साथ भी गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा +x हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ गुणा करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा। फिर ये 2 जो होगा इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, कितना आएगा बेटा -2 आएगा। अब जो x का अब इधर भी वही चीज़ होगा, इस x से ये x मल्टीप्लाई करेगा, कितना होगा बेटा x² आएगा। फिर इस x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा बेटा 3x आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई और इसको करोगे तो +3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि इक्वल के दोनों तरफ अगर सब कुछ सेम है, जैसे निशान भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कट जाएगा। देखा जाए तो x² कट जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर जाने दीजिए, तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप कर सकते हो। तो ये x² हो गया। अभी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, x बचेगा। निशान किसका लगता है, जो बड़ा 2 है, इसलिए इसका निशान लगा है। और यहाँ का -2 है बेटा, प्लस x²। इधर भी देख लो, एक प्लस एक माइनस है, कट के कितना है बेटा 2x आया। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा कौन है इन दोनों में 3, तो ये लगा, और ये आपका -3 हो गया। अब इधर के सभी नंबर्स को इस तरफ ले आओ। इधर के सभी नंबर्स को अगर हम इस तरफ पुटअप करके ले आएँ तो ये आपका क्या हो जाएगा x², ये इधर आएगा -x², ये आपका -x, ये इधर आया, ये आया, अभी आया तो -2x, ये -2 इधर पहले से इधर आया, +3 हो गया, बराबर बेटा 0। अब देखो x² एक प्लस एक माइनस है, कट गया, कटा कि नहीं कटा, और ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो -3x हो गया, और ये आपका हो गया बेटा +1। देख लीजिए, क्या इसका आखिरी आंसर x² के पद में है? क्या इसका आखिरी आंसर x² के पद में है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यह द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, यह द्विघात समीकरण
नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशंस क्या है कि उसके पास x के पावर कम से कम आखिरी स्टेज तक 2 होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का कंडीशन ही है ax² + bx + c बराबर 0, जिसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक कभी भी इस कंडीशन में एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर होता है तो वह x वो जो है नहीं है। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग जो हैं द्विघात नहीं है, जैसे तीसरा नहीं है, चौथा है, पांचवा भी है, छठा नहीं है, सातवां भी नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब आ जाएगा, और आठवां है। मतलब ये लोग द्विघात हैं। इसमें आपको करना बस यही है कि आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व कर आपको लाना है कि आपका ये क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बताया, बाकी आपका ये जो प्रश्न है 8 तक वो आपको खुद से करना है। ये मैं इसलिए नहीं पूरा बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं, एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं। बस ये चूँकि एक्सरसाइज दिया हुआ है इसलिए आपको समझाया जा रहा है। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब इसमें दिया है दूसरा प्रश्न, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित करना है। अभी मेरे पास इंग्लिश में बुक है इसलिए ऐसा है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। अब दिया है किसी आयताकार प्लॉट की जो एरिया है वो हमें दी गई है 528 मीटर स्क्वायर। कोई आयताकार प्लॉट है, देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का फर्स्ट हम बता रहे हैं, कोई आयताकार प्लॉट है। इस आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है 528 मीटर गया है। अब इसका जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब जो इसकी लंबाई है कह रहा है जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब अगर इसकी लंबाई को हम L मान लें तो इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई को अगर हम B मान लें तो जो इसकी लंबाई है, लंबाई का 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब हम तुमसे बोले कि बताओ मेरे पास तुमसे 2 गुने से 3 रुपया ज़्यादा है, तो तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है तो 2 गुना हो गया 30 रुपया, 2 गुना कितना हो गया 20 रुपये, और 3 ज़्यादा मतलब 23 रुपया। तो 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब आपके पास B 2 टाइम्स ऑफ B + 1 आपके पास है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है आयताकार का आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बस समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ। अब बताइए जब आप किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। होता है कि नहीं होता? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ यहाँ क्षेत्रफल अपने पास कितना है बेटा 528 और ब्रेथ कितना है बेटा? ब्रेथ है, लेंथ कितना है अपना बेटा? लेंथ की वैल्यू L है और ब्रेथ की वैल्यू B है। लेंथ की वैल्यू हमने पहले से लेकर रखी हुई है, कितनी लेकर रखी हुई बेटा 2B + 1, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी ली हुई बेटा B। अब देखो ध्यान से 528 बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा 2B², और ये आपका हो जाएगा B। अब 528 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 2B² + B, 2B² इधर इज इक्वल टू कि इधर आपका 0 जब उधर से आ जाएगा तो इज इक्वल टू कि इधर 0 है, 2B² + B - 528, यही आपका हो जाएगा। तो ये आपका, अब इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, B² + B - 528 बराबर 0। तो यह जो क्वेश्चन दिया था इस प्रश्न का, यह जो प्रश्न दिया था यह इस प्रश्न का क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये इसका एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हल कैसे किया जाता है आपके अगले एक्सरसाइज में कराना है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है? शब्दों को पढ़ना है और शब्दों को पढ़कर उसके इक्वेशन बनाने सीखने। यही सबसे कठिन टॉपिक है इस द्विघात का, सबसे कठिन।
ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। नोट हो गया? चलिए वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है हम आपको बता दें, बोल रहा है किसी दो क्रमांगत संख्याओं का योगफल किसी दो क्रमांगत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 306 है। अगर हमें इसे निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा? दो क्रमांगत, वैसे क्रमांगत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्रमांगत, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? एक के बाद 10 एक, जैसे 2 के जस्ट बाद कौन आने वाला बेटा? 3। 4 के बाद जस्ट आने वाला कौन होता है बेटा? 5। 7 के बाद जस्ट आने वाला कौन होगा बेटा? 8। तो इसमें एक चीज़ दिमाग से ध्यान दो कि 2 के बाद अगर 3 आया तो 3 का मतलब 2 + 1 है। 4 के बाद अगर 5 आया तो इसका मतलब 4 + 1 है। 7 के बाद 8 आया तो इसका मतलब बेटा 7 + 1 है। ठीक, मतलब अगला नंबर निकालने के लिए पिछले नंबर में 1 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो अगर मान लें अगर पहला नंबर, पहली संख्या अगर हम x मान लें, अगर हम पहली संख्या x मान लें, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दो क्रमांगत धन संख्याओं का योगफल x है। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी बेटा? अगर पहली x है तो दूसरी आपकी बेटा x + 1 होगी। सर कन्फर्म है ना? अगर एक x है, जैसे उसी से बताया, जैसे देखिए दो क्रमांगत संख्या, जैसे 10 और 11 है तो 10, पहला अगर 10 है तो दूसरा 10 + 1 है। उसी तरह अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम इन दोनों का गुणा करें, तो इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा? 306 आएगा। कितना आएगा? 306। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार की अगर हम बात करें तो x और x + 1 को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा आएगा 306। कितना आएगा? 306। तो x का x से गुणा करेंगे तो होगा x², फिर x का इससे गुणा करेंगे तो x हो गया, और इधर कितना होगा बेटा? 306। अब इधर होगा x² + x, और ये कितना हो जाएगा? -306 = 0। तो यह आपका क्या हो गया बेटा? इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शब्दों को पढ़िए, शब्दों के अंदर छिपे हुए तथ्यों को समझिए। यह एक बार में नहीं होगा, कई बार में होगा। एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग एक बार में इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ ली चुके हैं इस चैप्टर को, तो इसको आप नोट कर लें। ये आपके दूसरा है। अब चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा? अब ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है बेटा, रोहिणी की माता 26 साल, रोहिणीज मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहिणी की जो माता हैं वो रोहिणी से 26 साल बड़ी हैं। पहली बात, रोहिणी की जो माता हैं, पहला स्टेटमेंट ये है कि पहले स्टेटमेंट का मतलब रोहिणी की माता 26 साल बड़ी हैं। किससे? उससे। रोहिणी की माता रोहिणी से 26 साल बड़ी है। मतलब अगर हम रोहिणी का एज मान लें, मान लेते हैं रोहिणी की उम्र बेटा अगर x है तो उसकी माँ कितने साल के होंगे? उनकी माँ कितने साल की? अगर रोहिणी x साल की है तो माँ उससे 26 साल बड़ी। अगर मैं 10 साल का हूँ, मान लीजिए मैं 25 साल का हूँ या 30 साल का हूँ, तो मेरी माँ अगर मुझसे 24 साल बड़ी है तो अभी मेरी माँ कितने साल की होगी बेटा? 50। आपने जोड़ दिया। तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं ना है, यहाँ एक x है। तो रोहिणी की अगर ये उम्र है तो माँ का उम्र कितना होगा बेटा? माँ का जो उम्र होगा वो उसमें 26 साल जुड़ जाएगा। उसमें 26 साल क्या होगा बेटा? जुड़ जाएगा। ठीक, चले पहला स्टेटमेंट हो गया। अब बोल रहा है कि इनके उम्र का गुणनफल आज से 3 साल बाद, इनके उम्र का गुणनफल आज से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। आज नहीं, आज से 3 साल बाद। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं मान लो 25 साल का हूँ, मेरी माँ मुझसे 20 साल बड़ी है, मान लो 45 साल की है। ठीक,
आज से 3 साल बाद की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल बाद मैं कितना हो जाऊँगा, 28 साल का। तो मेरी माँ अभी भी मुझसे 10 साल बड़ी होगी? नहीं। अगर मैं 3 साल बढ़ूँगा तो मेरी माँ भी तो 3 साल बढ़ जाएगी। अब मेरे बीच में देखो गैप क्या है, गैप हमेशा 20 साल का रहेगा, लेकिन मेरी माँ का जो उम्र है, लेकिन इसका गुणा करो और इसका गुणा करो, दोनों का आंसर सेम आएगा? कभी नहीं आएगा। मतलब 3 साल में अगर मैं बढ़ूंगा तो 3 साल में मेरी माँ भी का उम्र बढ़ेगा। ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू रोहिणीज प्रेजेंट एज, अब रोहिणी के प्रेजेंट एज का जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए, माँ का, रोहिणी का उम्र x साल है, वर्तमान उम्र, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद रोहिणी का उम्र कितना होगा बेटा, उम्र ये आपका हो जाएगा बेटा x+3। और माँ कितनी हो जाएगी बेटा, 3 साल बाद माँ का उम्र, माँ का जो उम्र होगा वो x, 26 में 3 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि x+3 रोहिणी की माँ, रोहिणी का उम्र और रोहिणी की माँ का उम्र आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो आएगा 360। कितना आएगा, रोहिणी का उम्र x+3 और ये क्या होगा तो x+9, 29 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 360। अब x का x से गुणा करोगे तो x², फिर इस x का गुणा इससे भी करोगे तो कितना होगा बेटा 29x, इसका इससे गुणा करोगे तो 3x, अब इसका इससे गुणा करोगे तो 39 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा 90, 90 में से 87 हो गया, बराबर 360। ठीक। अब यहाँ देखो, अब इसको आप यहाँ देखो तो क्या होगा बेटा, x², दोनों के दोनों x जुड़ जाएंगे, कितना होगा बेटा 32x, और 87 आपका प्लस में है और इधर आकर -360 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, 360 से घटा लेना, यही आपका जो है समीकरण आपका प्राप्त होगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सभी इक्वेशंस को किस में बदल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया। चलिए, अब ये आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, जिसमें कि ये लिखा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की स्पीड से 480 किलोमीटर तक जाती है किसी स्पीड से, मान लीजिए उसकी स्पीड x होगी और उस पर लगने वाला टाइम t होगा। तो ट्रेन के द्वारा अगर इस सूत्र के हिसाब से अगर हम इसकी दूरी निकालें तो x × t, दूरी बट गुणे चाल गुणे दूरी, अरे चाल गुणे समय क्या होता है बेटा, चाल गुणे दूरी, चाल गुणे समय दूरी होती है 480। अब अगला प्रश्न कर रहा है, यदि अगला टॉपिक इसमें बात बोला, यदि अपनी स्पीड को वो 8 घंटा कम कर दे, अब अपने स्पीड को क्या कर दे 8 घंटा कर दे, ये तो फर्स्ट केस था। अगर हम सेकंड केस यूज़ करते हैं, अगर वो अपने स्पीड को 8 घंटा का, तो मतलब x- अगर 8 कर दे, तो जो उसका जो टाइम टेकन है, वो 3 घंटा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर वो अपने स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दे, 8 मतलब जो स्पीड था उसका 8 कम कर दे, तो उसका टाइमिंग 3 बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा ये अब आपका चाल अलग है, अब आपका टाइम अलग है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम, ये आपका चाल है, ये आपकी दूरी है, अब इन दोनों का गुणा करोगे x-8 और 3+3, तो क्या आपका दूरी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप कभी जल्दी पहुंचना होता है तो तेज़ी से साइकिल चलाते हो, और कभी कभी आराम से एकदम मस्ती में चलते हो तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो क्या आपके घर से स्कूल की दूरी बढ़ जाती है? नहीं, दूरी वही है, बस आपका चाल बढ़ने के कारण टाइम कम हो जाता है और चाल आपका घटने के कारण टाइम बढ़ जाता है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को आपस में कर दे रहे हैं बेटा बराबर। अगर हम इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा बराबर हैं। ठीक, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, अगर हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें बेटा बराबर कर दें, तो हमारा हो जाएगा x-8 t+3 इज इक्वल टू xt। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो xt आएगा, x का 3 में गुणा करोगे तो 3x आएगा, 8 का इसमें गुणा करोगे तो -8t आएगा, इसका इसमें करोगे बेटा 8 3 के 24, प्लस माइनस -24 आ जाएगा, और ये आपका xt। मैंने आपको बताया था दोनों तरफ से मुँह काट दो।
अब यहाँ देखो, अब यहाँ समीकरण 1 में एक चीज़ आप ध्यान दो, इसको हम चाहें तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 480 बटे में x, क्या मिलेगी 480 बटे में x। तब यहाँ पर जो है 3x माइनस 8t माइनस 24 बराबर हो गया आपका कितना हो गया 0। अब t का मान इसमें रख दो, जो t का मान आपके पास है ये, इस t का मान यहाँ पे रख दो 3x माइनस 8, t की वैल्यू कितना हो गया बेटा 480 बटे में x माइनस 24 बराबर आपका कितना हो गया बेटा 0। अब यहाँ ध्यान दो, इसका एलसीएम लो, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, यहाँ देखो तो आपको क्या मिल रहा है, इस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3x² हो जाएगा, माइनस 8 गुणे 480 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 24x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसका ये गुणा कर लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह था इस एक्सरसाइज का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बताया गया, बाकी आपको लिए करने वाला। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थे, इसलिए आपको ये समझाया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको बताएंगे। धन्यवाद।